हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर और इंडियन हिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 और 2012 में आए थे। दोस्तों, पहला सवाल है नेहरू रिपोर्ट के ऊपर। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर रिकमेंडेड बाय नेहरू रिपोर्ट? कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। दोस्तों, आपको लगेगा कि चूंकि नेहरू रिपोर्ट हम भारतीयों ने तैयार किया था, इसीलिए हो सकता है कि हमने अपने लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी होगी। आप ये सोच करके आप पहला टिक मार देंगे, सही कर देंगे इसको। दोस्तों, ये गलत है। नेहरू रिपोर्ट ने ब्रिटिश से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की थी। उन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा था। क्या मांगा था? डोमिनियन स्टेटस मांगा था। उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिपार्ट नहीं की थी। तो मेरा पहला हो गया गलत। अब जहां जहां इसको काटिए, मैंने काटा ए, सी और डी। मेरा आंसर अपने आप 2 और 3 आ गया। मुझे 2, 3 देने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी देखते हैं। ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज। जी हाँ दोस्तों, इस नेहरू रिपोर्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट को नकारा गया था। उन्होंने ये कहा था कि देयर विल बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट, बट जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके लिए सीटें जो होंगी वो रिजर्व होंगी, और जो इलेक्टोरेट होगा वो सेपरेट ना होकर के ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा। तो मेरा दूसरा सही है। प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इसकी बात की गई थी। मेरा 2 और 3 सही है। इसके बाद ये भी कहा गया था कि इंडिया जो होगा वो एक फेडरेशन होगा। डैट शैल हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर एंड मिनिस्ट्री शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाई जाएगी। दोस्तों, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसकी सबसे खास बात यह होती है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो जैसे वो कहाँ से होता है, वो एक पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, प्लस वो जो पार्लियामेंट है उसके प्रति जवाबदेह होता है, वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। देयर शुड बी फेडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विल बी देयर। उन्होंने यूनिवर्सल एड्रेस सफरेज की भी बात कही थी और सेकुलर स्टेट की स्थापना करने की बात कही थी। जो यूनियंस होंगे उन्हें फॉर्म करने की फ्रीडम होगी। दिस ड्राफ्ट ऑल्सो डिफाइंड द सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स। तो मेरा आंसर क्या हुआ दोस्तों? मेरा आंसर हुआ बी, 2 और 3 ओनली। आपको ये बताना है कि ये जो नेहरू रिपोर्ट था इसको किसने बनाया था, जिस कमेटी ने बनाई थी उसका चेयरमैन कौन था, ये रिपोर्ट कब आया था। और दोस्तों, जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ये कहा जाता है, उसमें अक्सर ये कहते हैं कि जो कांग्रेस है उसने इस रिपोर्ट को नकारा था, उसने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था। तो देखिए, हम लोग अलग अलग ग्रुप के बारे में देखेंगे। जो कांग्रेस थे उन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था। जो यूथ सेक्शन है वो डिससेटिस्फाइड थे। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगा था। उन्हें ये उम्मीद थी कि हम लोग अपने लिए पूरी आज़ादी मांगेंगे, मगर हमने क्या किया, हमने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, इसलिए वो काफ़ी नाराज़ थे। इसी कारण से जो जवाहरलाल नेहरू हैं और प्लस सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने एक नए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है आपको ये बताना है। जो मुस्लिम लीग था उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था बिकॉज देयर वाज नो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ इन मेजर प्रोविंसेस। इनके अलावा जो हिंदू महासभा है और जो सिख लीग है उन्होंने भी इस नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था। अगला सवाल है, नगरा, द्रविड़ा एंड वैसारा आर व्हाट 3 मेन रेशियल ग्रुप्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, 3 मेन लिंग्विस्टिक डिविजन्स इनटू द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, 3 मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, 3 मेन म्यूजिक घराना प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो दोस्तों, इसको देखिए, अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा और आपने उसमें जो आर्किटेक्चर का पार्ट होता है आपने वो पढ़ा होगा, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बन सकता है आर्ट एंड कल्चर से वो यही बन सकता है। इसमें नगरा, द्रविड़ा और वैसारा ये क्या है? ये हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर हैं। इन तीनों के अलावा जो बादामी चालुक्य आर्किटेक्चर है वो भी है, गदग है, कलिंगा आर्किटेक्चर ये भी एक काफ़ी फेमस आर्किटेक्चर है। हमारा जो कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल ये किस आर्किटेक्चर बना हुआ आप ये बताइए हमें। इसको मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हमारे यहाँ चंपा आर्किटेक्चर है। ये सब चीज़ें हमारे आर्किटेक्चर में पढ़नी है। द कांग्रेस मिनिस्ट्री इज रिजाइंड इन द 7 प्रोविंसेज इन 1939। वाई द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्री इन अदर 4 प्रोविंसेज? ये गलत है। इमरजेंस ऑफ अ लेफ्ट विंग इन द कांग्रेस मेड द वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री इम्पॉसिबल, ये भी गलत है। देयर वेयर वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंस इन देयर प्रोविंसेज, ये भी गलत है। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के कारण उन्होंने इस मिनिस्ट्री ने वहाँ से रिज़ाइन किया था। मेरा डी सही है। नन ऑफ द स्टेटमेंट ए, बी एंड सी आर करेक्ट।
अगला सवाल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, इसको हमारे 1909 वाले एक्ट में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो मेरा दूसरा जो गलत हो गया, सेकंड गलत है, मतलब क्या, मेरा बी कटा, मेरा डी कटा। मुझे अब पता है कि मेरा आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंसेस, जी हाँ दोस्तों, ये सही है। मेरा आंसर है 1 और 3, सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, जो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उनमें से उनके जो 8 मेंबर थे, उनमें से 3 जो होगा वो इंडियन होंगे, जो अपॉइंट किए जाएंगे। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो सब्जेक्ट हैं, उसको सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में डिवाइड किया जाएगा। अब देखिए इसको, यह है सेंटर, यह है प्रोविंसेस। कुछ सब्जेक्ट हैं इसके पास, कुछ सब्जेक्ट हैं इसके पास। अब जो डायरकी लगाई गई थी, वो लगाई गई थी हमारे प्रोविंसेस में। इसका मतलब यह है कि जो प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट हैं, उसको 2 भाग में बांटा गया था। सब्जेक्ट में पहले होंगे रिजर्व सब्जेक्ट्स और दूसरे होंगे ट्रांसफर्ड। जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, उन पर केवल गवर्नर निर्णय ले सकता था। इन सब्जेक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, उसकी एडवाइस के अनुसार नहीं चलना था। वो चाहे तो अपने एडवाइस को फॉलो कर सकते थे। ये था हमारा रिजर्व सब्जेक्ट। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो गवर्नर होंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अनुसार काम करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। जो सेंट्रल काउंसिल था, उसको बाइकैमरल बनाया गया था, मतलब कि वहाँ पर अब 2 हाउसेज होंगे। जैसे कि अभी हमारा पार्लियामेंट क्या है, हमारा पार्लियामेंट अभी बाइकैमरल है। यहाँ पर 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोअर हाउस होगा, वहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को बढ़ाया गया था टू 70%, और जो अपर हाउस था, दे टू हैड अ मेजोरिटी। इनके अलावा जो बाकी प्रोविजन है, उनका हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वेयर एस्टैब्लिश्ड बाय भीमराव अंबेडकर? पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो पार्टी थी वो अंबेडकर द्वारा ही बनाई गई थी। मैंने पहला काटा। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जी हाँ ये सही है, इसको बनाया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसको बनाया था। तो मेरा 2 और 3, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी ने एक समता सैनिक दल की भी स्थापना की थी, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसका भी गठन किया था, इसको भी फाउंड किया था। तो 2 हो गए यहाँ पर और 2 हो गए यहाँ पर, इसको आप याद रखिएगा। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड, इसके फॉर्मेशन के पीछे क्या रीजन थे? डिफरेंट सोशल रिफॉर्म्स ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल रीजन यूनाइटेड टू फॉर्म सिंगल बॉडी टू डिस्कस द इशू ऑफ लार्जर इंटरेस्ट एंड टू प्रोपेगेट अप्रोप्रिएट। देखिए, अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म इन इट्स डेलिब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए सेपरेट बॉडी फॉर सच पर्पस। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जो रिफॉर्म होता है उस पर कई लोगों की अलग अलग राय होती है। कुछ कहेंगे कि जो रिफॉर्म इसको होना चाहिए, कुछ कहेंगे कि इसको नहीं होना चाहिए। इस कारण से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसमें जो एकता है वो खराब हो सकती थी। इसी कारण से जो कांग्रेस है, उन्होंने ये कहा कि जो सोशल रिफॉर्म की जो बातें होंगी, इसके लिए हम एक अलग बॉडी बनाएंगे। वो बॉडी कौन सी थी? वो बॉडी थी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। मेरा बी आंसर सही है। दिस was founded by M.G. Ranade और रघुनाथ राव। This was virtually a social reform cell of Indian National Congress। इसका जो पहला सेशन था वो कब हुआ था? वो हुआ था दिसंबर 1887 में। कहाँ? मद्रास में। दिस कॉन्फ्रेंस मेट एनुअली एज अ सब्सिडरी कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस एट द सेम वेन्यू, जहाँ पर उसका जो होता था सेशन, वहीं पे इसका भी होता था। एंड फोकस अटेंशन ऑन सोशल रिफॉर्म। यूपीएससी में आगे अगर कोई क्वेश्चन आए कि जो प्लेज मूवमेंट है, इससे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है, तो आपको क्या कहना है? जो हमारा जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है, इसी ने प्लेज मूवमेंट को लॉन्च किया था। वाई? टू इंस्पायर पीपुल टू टेक एन ओथ टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह है ना, उसको रोकने के लिए। ये जो प्लेज मूवमेंट है वो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, इसको रोकने के लिए किया गया था। दोस्तों, कई बार जो पर्सनालिटी होती है उन पर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो एमजी रानाडे है, महादेव गोविंद रानाडे, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इनका प्रोफेशन क्या था ये, और किस किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, इस बारे में बताइए आप।
अगला सवाल है विथ रेफरेंस टू रोहित वाड़े सेटलमेंट, कितने सेटलमेंट हुए थे मोटा मोटी? पहला था परमानेंट सेटलमेंट, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगला था महालवाड़ी सेटलमेंट और तीसरा था रोहितवाड़ी सेटलमेंट। कौन कौन सा? परमानेंट, महालवाड़ी और रोहितवाड़ी। तो ये जो क्वेश्चन है वो रोहितवाड़ी सेटलमेंट पर है। क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू रोहितवाड़ी सेटलमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसमें से ये जो सेटलमेंट था वो सीधे रॉयत के साथ किया गया था। जो रेंट था वो सीधे गवर्नमेंट को देते थे हमारे पीजेंट्स। तो मेरा पहला सही है। द गवर्नमेंट गेव पट्टा टू द रॉयट्स। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। दूसरा सही है। इस पट्टे में ये लिखा होता था कि ज़मीन जो है किसके नाम पर है, जो टैक्स है वो कितना लगेगा वगैरह वगैरह। द लैंड वेयर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्सड। इसको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को। ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। देखिए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे ना, देखिए दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि आपको इंडियन जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कैसे पढ़ा जाए। जो एनसीईआरटी है वो मस्ट है। शायद क्लास 12th में तीन एनसीईआरटी हैं, जैसे कि थीम करके है कुछ, थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऐसा कुछ है, उसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमने उसी एनसीईआरटी से उठाई है। इसमें देखिए, इसमें साफ कहा गया है कि जो लैंड होगा उसको सर्वे किया जाएगा एवरी 30 ईयर। बाकी किताब में हमने ये लाइन नहीं देखी, इस किताब में हमें ये लाइन सीधी सीधी मिल गई इस सेटलमेंट के बारे में। तो आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, आपको उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। तो मेरा जो थर्ड लाइन है वो सही है। क्यों? क्योंकि लैंड वेयर सर्वेड एंड असेस्ड बाई बिफोर बीइंग टैक्सड। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है C 1, 2 एंड 3। आपको अब ये बताना है कि हमारा जो परमानेंट सेटलमेंट है इसको किसने इम्प्लीमेंट किया था, कब किया था और ये कहाँ कहाँ किया गया था। महालवाड़ी कहाँ, कब और किसने। ठीक है, रोहितवाड़ी को भी देखिए आप, कहाँ, कब और किसने, तीनों के बारे में बताइए आप हमें। विथ रेफरेंस टू ध्रुपद, वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया दैट हैज़ बीन केप्ट अलाइव फॉर सेंचुरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ध्रुपद originated and developed in the Rajput kingdoms during the मुगल पीरियड। दोस्तों, ये जो ध्रुपद है वो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का पार्ट है। ये जो ध्रुपद है वो डेवलप तो हुआ मगर ये ओरिजिनेट काफ़ी पहले हुआ था। तो मेरा पहला हो गया गलत। ध्रुपद इज़ प्राइमरली अ डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक, ये लाइन सही है। ध्रुपद अलाप यूजेज संस्कृत सिलेबस एंड फ्रॉम मंत्राज, ये भी सही है। मेरा आंसर है 2 एंड 3। कौन सा मैच किया? बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे होंगे और जब आप इंडियन म्यूज़िक पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ना है कर्नाटक म्यूज़िक के बारे में और हमारा जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसके बारे में पढ़ना है। तो आप इन दोनों म्यूज़िक के बारे में, कर्नाटक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक, इन दोनों की प्रॉपर्टी देख लीजिए। सुर, ताल, लय वगैरह क्या होता है सब देख लीजिए, ध्रुपद क्या होता है सब देख लीजिए, प्लस जो घराने होते हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए। इसके बाद जो कर्नाटक है और जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है आप ये देख लीजिए। अगर आप इतना करते हैं तो आपका प्रीलिम्स के अलावा जो मेंस का जो सिलेबस आर्ट एंड कल्चर का आपका वो भी कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाहौर सेशन पर, जो कि 1929 में हुआ था। दिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज द कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। मेरा पहला लाइन सही है। ध्यान दीजिए, नेहरू रिपोर्ट में क्या डोमिनियन टेरिटरीज की मांग की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगा था। द रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट वेयर वाज रिजॉल्व्ड इन दिस सेशन, ये गलत है, ये इस सेशन में नहीं हुआ था। अगर इसमें नहीं हुआ था तो ये किस सेशन में हुआ था आपको ये बताना है। रेजोल्यूशन वाज पास रिजेक्टिंग 2 नेशन थ्योरी, ये भी गलत है। मेरा आंसर है 1 ओनली। दोस्तों, ये जो सेशन है इसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें जो रेजोल्यूशन पास हुए थे उसमें क्या गया था? उसमें कहा गया था कि जो नेहरू कमेटी की रिपोर्ट है उसका जो अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को वो अब लैप्स हो चुका है। अब हम डोमिनेट टेरिटरीज की जो मांग है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम आपसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही मांगेंगे। जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन था वो पास किया गया था और अब जो है वो स्वराज का मतलब क्या होगा? स्वराज का मतलब पहले डिफाइन नहीं किया गया था, अब इसको डिफाइन किया गया। इसका मतलब होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब कि जो गवर्नमेंट होगी वो भारतीयों द्वारा होगी, भारतीयों के लिए होगी। इन परजुएंस ऑफ दिस रेजोल्यूशन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैड टू बायकॉटेड कंप्लीटली एंड ऑल द फ्यूचर इलेक्शंस वेयर टू बी बायकॉटेड। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम था सिविल डिफेंस का, उसको भी लॉन्च करने की बात कही गई थी। और देखिए,
इस सेशन में यह भी कहा गया था कि जो 26 जनवरी 1930 का जो दिन होगा उसे हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अलावा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसको भी बायकॉट किया जाएगा। आखिर हमारे यहाँ कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे? पहला बात ये कि कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, हाउ मेनी, ये किस किस समय हुए थे, कौन कौन सा साल था, प्लस ये कहाँ हुए थे, क्या ये इंडिया में हुए थे या ये ब्रिटेन में हुए थे, कांग्रेस ने किस किस सेशन में पार्टिसिपेट किया था आपको ये बताना है, और हमारे जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने किस किस सेशन किस किस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया आपको ये बताइए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो अंबेडकर जी थे वो तीनों में पार्टिसिपेट किए थे, राउंड टेबल 1, 2 एंड 3 तीनों में पार्टिसिपेट किए थे वो। देखिए ये है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का विकी पेज जो कहता है कि These were a series of conferences organized by British government to discuss constitutional reforms in India। ठीक है, तो देखिए आगे जो फर्स्ट राउंड टेबल था वो कब से कब तक हुआ था, ये हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। इसमें जो इंडिया के लोग थे वो कौन कौन गए थे, यहाँ पर देखिए जो डिप्रेस्ड क्लास है इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे B.R. अम्बेडकर। तो देखिए जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। अगला जो कॉन्फ्रेंस था वो सेकंड था, ये हुआ था सितंबर 1931 तक। इसमें भी जो अम्बेडकर जी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, देखिए डिप्रेस क्लास से गए थे वो B.R. अम्बेडकर। और जो थर्ड है उसमें भी, थर्ड कब हुआ था, ये हुआ था 1932 में, इसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देखिए यहाँ पर यहाँ है B.R. अम्बेडकर, है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन से भारतीय थे जो तीनों कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, तब क्या कहना है, वो थे भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा और कौन कौन से कॉमन है वो देख लीजिए आप। अगला सवाल है हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कुचिपुड़ी एंड भारतनाट्यम डांसेस। दोस्तों हमारे यहाँ जितने भी क्लासिकल डांसेज हैं, भारत के जितने भी क्लासिकल डांसेज हैं सबको आप देख लीजिए। डांसर्स ओकेजनली स्पीक डायलॉग्स इज़ फाउंड इन कुचिपुड़ी डांस बट नॉट इन भरतनाट्यम। जी हाँ दोस्तों, कुचिपुड़ी की एक खास बात यह है कि जो परफॉर्मेंस हैं वो डायलॉग्स बोलते हैं कभी कभी जगह जगह पे। तो मेरा पहला सही है, ये आपको भरतनाट्यम देखने को नहीं मिलेगा। भरतनाट्यम ही क्या है, जो अलग अलग और भी जो क्लासिकल डांसेस हैं उसमें भी ऐसा नहीं देखने को मिलता। डांसिंग ऑन अ ब्रास प्लेट बाय कीपिंग द फीट ऑन इट्स एजेस इज अ फीचर ऑफ भरतनाट्यम। नहीं, ये कुचिपुड़ी का फीचर है, कुचिपुड़ी, ये भरतनाट्यम का नहीं। तो मेरा सेकंड हो गया गलत। मैंने क्या किया, मैंने आया ए आंसर 1 ओनली। इसके बाद जो दो क्वेश्चन फैक्चुअल सवाल हैं। विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया द सूफी मिस्टिक्स वेयर नॉन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, सही है। सेवरल एस्थेटिक एक्सरसाइजेज इन लोनली प्लेसेज, सही है। रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अराउज अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी इन देयर ऑडियंस, जी हाँ दोस्तों ये सही है। भजन कीर्तन होता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी इज द राइट आंसर। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वर प्राइमरली ऑफ वट, उनका जो धर्म था वो था नेचर की पूजा करना और यज्ञ करना। उस समय मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं आई थी, मेरा सी गलत है। यहाँ पर जो इमेज वर्शिप है वो उस समय नहीं था, भक्ति तो काफ़ी बाद में आई थी, तो मेरा ए कटा, बी कटा, और जो भक्ति तो बाद में आई थी इसलिए मेरा डी भी कटा। मेरा आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रॉलेट एक्ट पर। रॉलेट एक्ट, इल्बर्ट बिल, इन सब के बारे में देख लीजिएगा आप। ये एक्ट कब आया था, ये एक्ट आया था 1919 में। इल्बर्ट बिल कब आया था, ये कंट्रोवर्सी कब हुई थी और क्यों हुई थी, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है पहले, आपको ये बताना है कि कब आया था, क्यों हुई थी। रॉलेट एक्ट एम्ड एट कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर एफर्ट्स, गलत है। इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल, जी हाँ दोस्तों ये सही आंसर है, बाकी सी और डी गलत है। ये जो रॉलेट एक्ट है ये पास किया गया था बाय द ब्रिटिश टू एक्सटेंडिंग इमरजेंसी मेजर, जिसे हम लोग डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेट एक्ट भी कहते हैं। इसमें जो गवर्नमेंट है उसको ऑथराइज किया गया था टू इम्प्रिजन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ये काफ़ी कम जगह देखने को मिलता है चीज़ें। किसी को भी आप 2 साल के लिए आप बंद कर सकते हैं विदाउट ट्रायल, एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म लिविंग इन द राज। तो दोस्तों ये था हमारा रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है बुद्धिज्म से। सवाल कह रहा है कि लॉर्ड बुद्धाज इमेज ऑफ समटाइम्स शोन विथ द हैंड जेस्टर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा, ये कौन सी मुद्रा होती है। देखिए ये होती है ये मुद्रा, यहाँ पर जो बुद्ध है उसके जो हाथ है वो
यहाँ नीचे की ओर दिखाते हैं, जो ध्यान दीजिए ये दाहिना हाथ है, ये राइट हैंड है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। तो दोस्तों ये केवल एक मूर्ति में नहीं पाई जाती, ये जो मुद्रा है वो केवल एक मूर्ति में नहीं मिलती, ये बुद्ध की कई सारी मूर्तियों में मिलती है। तो ये पूछ रहा है कि ये आखिर इसे, ये जो मुद्रा है ये क्या सिंबलाइज करता है? बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा। मारा कौन था? मारा एक दानव था, ये एक डेमन था। टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ to witness his purity and chastity despite the temptation of Mara. Buddha's reminder to his followers that they are arise from the earth and finally dissolve into the earth and thus life is transitory. दोस्तों आपको दिखने में ये थर्ड ऑप्शन सही लगेगा, मगर आपको इस मुद्रा के बारे में जानना है तो आपको इसके पीछे पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। जब सिद्धार्थ गौतम, जब बुद्ध नहीं बने थे, मतलब बुद्ध का जो मतलब कि जो नॉलेज है वो ज्ञान प्राप्ति से पहले वो क्या थे? पहले वो सिद्धार्थ गौतम थे। जब ज्ञान प्राप्त हो गए तो वो बुद्ध बने। तो बुद्ध बनने से पहले जब वो पीपल के पेड़ के नीचे थे तो जो डेमन मारा है उन्होंने उसको उस पर अटैक किया विथ आर्मीज ऑफ मॉन्स्टर टू फ्राइटेंड सिद्धार्थ फ्रॉम सीट अंडर द बोधि ट्री। बोधि ट्री कहाँ थी? ये बोधगया में है। बोधगया कहाँ है? ये गया में है, बिहार में है। आपको एक बता दूं कि हमारा जो महाबोधि टेम्पल है, ध्यान दीजिए, महाबोधि टेम्पल है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है। तो जो मारा है उन्होंने क्लेम किया कि द सीट ऑफ एनलाइटमेंट फॉर हिमसेल्फ, जो सीट बुद्धा अपने लिए चाहते थे एनलाइटमेंट का, उसे मारा ने क्लेम किया, सेइंग दैट हिज स्पिरिचुअल अकम्प्लिशमेंट वेयर ग्रेटर देन सिद्धार्थ। माराज मॉन्स्टर शोल्डर क्राइड आउट टुगेदर कि जी हाँ वो सही है, मैं इसका विटनेस हूँ। मारा ने ये कहा कि मैं जो हूँ, मारा जो है वो सिद्धार्थ से उसका जो स्पिरिचुअल अकम्प्लिशमेंट है वो ज़्यादा है, और उसका जो विटनेस कौन था? उसका विटनेस थे उसके सोल्जर्स। तो जो सिद्धार्थ है उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे सोल्जर्स तुम्हारे विटनेस हैं, तो हमारा जो विटनेस है वो अर्थ है। अर्थ की ओर जब उन्होंने अपने दाएं हाथ से छुआ तो अर्थ इटसेल्फ रोड, आई बेयर यू द विटनेस। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि बुद्धाज कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चैस्टिटी। मेरा आंसर है बी। मगर दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, इसलिए वो आंसर ए और बी दोनों का मानते हैं। मतलब वो कहते हैं कि आंसर डी है। बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट इन दिस रिगार्ड। क्यों? क्योंकि जो बुद्धा थे उन्होंने अर्थ को बुलाया था वॉच करने के लिए ओवर मारा, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो इसको आपको ध्यान से लगाना है आंसर। बस आप ये ध्यान दीजिए कि आखिर ये मुद्रा थी क्या, भूमि स्पर्श मुद्रा थी क्या, और बुद्ध की जो भी मुद्राएं हैं, जो मेन मुद्राएं हैं, उसके बारे में आप देख लीजिए। अगला सवाल है, द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फेथ, यूनिवर्सल सोल। फैक्चुअल सवाल है, आंसर यूनिवर्सल ट्रूथ। With reference to guilds of ancient India that played a very important role in the country's economy, which of the following statements are correct? Every guild was registered with the central authority of the state and the king was the chief administrative authority on them. ये गलत है, सभी को रजिस्टर नहीं किया गया था। मेरा पहला गलत है, मैंने काटा ए, मैंने काटा डी। अब देखिए, द वेजेज, रूल ऑफ द वर्क, स्टैंडर्ड एंड प्राइजेज वेयर फिक्स्ड बाय द गिल्ड। जी हाँ दोस्तों, दूसरा सही है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है सी। क्यों? क्योंकि दूसरा सही है और बी में 2 नहीं है। 3 तो दोनों में है, 3 है दोनों में, इसलिए मेरा 3 तो सही होगा ही होगा। गिल्ड हैज जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर्स, 3 सही है। अगला सवाल, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, कॉटन हमें खुदाई के दौरान मिला है। सेकेंड भी सही है, मेरा आंसर है सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इंडिया मेंटेन इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड ट्रेड लिंक्स विथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फॉर इट्स preeminence of early maritime history of Bengal. Which of the following could be the most convincing explanations? As compared to other countries, India had a better shipbuilding technology in ancient and medieval times. जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। The rulers of southern India always patronized traders, Brahmin priests and Buddhist monk in this context. ये भी बात सही है। तो जब मेरा ए और बी सही होगा तो मेरा आंसर क्या हुआ? मेरा आंसर आया डी। बोथ ए एंड बी आर
कन्विंसिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मॉनसून विंड अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड सी वॉयजेस। दोस्तों ये बे ऑफ बंगाल में नहीं, ये अरेबियन सी से जो यात्राएं होती थी उसको फैसिलिटेट करती थी। मेरा सी गलत है, मेरा आंसर है डी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला सवाल है क्विट इंडिया मूवमेंट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। दोस्तों आपको नॉट, ये जो वर्ड लिखा है ना, आपको मोटा मोटा बोल्ड और इटैलिक में नहीं दिखेगा, वहाँ पर चुपके से आपको वहाँ पर नॉट घुसा देंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए इसके बारे में क्या गलत है। इट वॉज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, ये तो बात तो सही है। इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी। दोस्तों ये जो मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, वो एक लीडरलेस मूवमेंट था। क्या था? लीडरलेस मूवमेंट था, क्योंकि गांधी जी के अलावा कांग्रेस के और जो मेंबर थे वो सब जेल में बंद थे। ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। यहाँ पर जो लोग थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो अपना मालिक खुद थे, उनको कोई लीड नहीं कर रहा था। तो मेरा जो सेकंड है वो गलत हो गया। पूछ क्या रहा था, कौन सा नॉट ट्रू है? मेरा आंसर मिल गया बी, इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। अभी मैंने बताया, जी हाँ सही है। इट डिड नॉट अट्रैक्ट लेबर क्लास इन जनरल, ये भी बात सही है, मेरा आंसर है बी। दोस्तों देखिए हुआ क्या था कि जो पुलिस है उन्होंने महात्मा गांधी को, अब्दुल कलाम आज़ाद को और दूसरे जो नेता हैं सबको अरेस्ट कर लिया था। विद इन अ वीक ऑलमोस्ट ऑल द लीडर्स ऑफ कांग्रेस वेयर इन जेल। तो दोस्तों अगर इस साल अगर क्विट इंडिया मूवमेंट से कोई क्वेश्चन आता है तो आप सोचेंगे क्या? आप सोचेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक पोर्शन से आया है। ये कहना कुछ हद तक सही नहीं होगा, क्योंकि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो अभी न्यूज़ में रहा था। अगस्त 2016 में ये जो न्यूज़ आई थी कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसका एनिवर्सरी है ऑफ वुमेन हु फॉट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इस आर्टिकल में, जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस में आई थी। इसके अंतर्गत जो वुमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, उनके जो कंट्रीब्यूशन थे उसके बारे में काफ़ी चीज़ दी गई हैं। तो अगर प्रीलिम्स में या मेंस में कोई क्वेश्चन आता है कि जो वुमेन है उनका कंट्रीब्यूशन क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो आप उसका जवाब इस आर्टिकल को पढ़ करके दे सकते थे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस इस स्टैटिक पोर्शन का जो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, कैसे पता चलेगा आपको पता चलेगा आपके करंट अफेयर से। फॉर एग्जांपल रेलवे का एक एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें एक क्वेश्चन आया था पुलकेशिन द्वितीय के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ठीक है। तो काफ़ी लोग को ये लगा होगा कि वो जो क्वेश्चन है वो किससे है, वो स्टैटिक पोर्शन से है, वो जीके का क्वेश्चन है, मगर वो करंट अफेयर का सवाल था, क्योंकि सेम आर्टिकल पुलकेशिन द्वितीय और हर्षा के बीच में जो वार हुआ था उसके बारे में एक आर्टिकल आई थी अप्रैल 25, 2016 को। इसीलिए जो ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको लगेगा कि जो जीके से है मगर वो करंट से होते हैं। तो यूपीएससी के लिए आपको खाना है या नहीं खाना है, मगर आपको न्यूज़पेपर आपको पढ़ना मस्ट है। अगला क्वेश्चन है होम चार्जेस से। विथ रेफरेंस टू पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, होम चार्जेस फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। जो इंडिया का जो वेल्थ है उसको ब्रिटेन में कैसे पहुंचाया जाए, उसका ये एक मेथड था। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स कंस्टिट्यूट होम चार्जेस? फंड यूज टू सपोर्ट इंडियाज ऑफिस इन लंदन, ये सही है। फंड यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल एंगेज्ड इन इंडिया, जो ब्रिटिश लोग जो इंडिया में काम कर रहे थे वो जब काम करके जब ब्रिटिश जो अपने जब देश वापस जाते थे, देखिए ये है इंडिया, ये है ब्रिटेन के कुछ लोग इंडिया में आए काम करने, जॉब करने, ठीक है, तो इनकी जो सैलरी होगी वो इंडिया के खाते से दी जाएगी, इंडिया का पैसा इनको दिया जाएगा। इनका जो सैलरी है वो इंडिया में तो रहेगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, ये वापस जाएगा अपने देश में। ये जो नागरिक था ब्रिटेन का, ये काम करके हो गया रिटायर, ये चला गया वापस अपने देश, तो इसका जो पेंशन होगा वो कौन देगा, वो भी हमारी भारत सरकार ही देगी, ठीक है। तो मेरा सेकंड है जो सही है। अब देखिए फंड यूज्ड फॉर वेजिंग वॉर आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया बाय द ब्रिटिश, ये भी सही है। ब्रिटिश अपने लिए जो वॉर करते थे उसमें भी वो भारत का पैसा ही खर्च करते थे, मेरा थर्ड भी सही है। तो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है डी। इसके अलावा और कौन कौन से थे, जो ईस्ट इंडिया के जो स्टॉक थे उसके जो डिविडेंड होते थे वो भी इसी कंपनी दिए जाते थे, और जो होम डेप्ट पे जो इंटरेस्ट होता था वो भी इसी का पार्ट था, वो होम चार्जेस का ही पार्ट था। इसे कैसे पता चलता है हमें, ये पता चलता है हमें आर.सी. दत्त की जो किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें चीज़ें लिखी गई हैं। पिछले शायद 2015 में या 2016 वाले प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से लोगों ने हमारा जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, हमारा जो इकोनॉमिक जो शोषण किया था ब्रिटिश ने, उस पर किन किन लोगों ने ध्यान दिलाया है, तो उसमें आंसर आर.सी. दत्त का भी था। सैलरीज ऑफ ऑफिसर एंड पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ट्रांसपोर्टिंग द ब्रिटिश ट्रूप टू एंड फ्रॉम इंडिया, ये सब चीज़ें थी वो हमारे होम चार्जेस के अंतर्गत आती थी। आंसर है 1, 2 एंड 3। इसके बाद हमें देखना है 3 फैक्चुअल क्वेश्चन।
Mahatma Gandhi said that some of his deepest convictions were reflected in a book titled Unto His This Last, and the book transformed his life. What was the message from the book? इस जो किताब थी उसका मैसेज क्या था? That transformed Mahatma Gandhi. Uplifting the oppressed and poor is the moral responsibility of the man. The good of individual is contained in the good of all. The life of celibacy and spiritual pursuit are essential for a noble life. All the statement A, B, C are correct. दोस्तों इनमें से जो बी ऑप्शन है ए गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल, सबकी भलाई में ही आपकी भलाई है, ये मैसेज देता है ये किताब. विथ रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, उषा मेहता ये किस मोमेंट में एक्टिव थी? शी वॉज रनिंग सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिए कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो सारे जो मेल लीडर थे वो जेल में भर दिए गए थे, तो जो महिलाएं थी उन पर काफ़ी दारोमदार आ गया था. वो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो वुमेन है वो क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी. मेरा ए सही है. अब देखिए, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932. व्हाई? क्योंकि जो कम्युनल अवार्ड था वो मैकडोनल्ड द्वारा अनाउंस किया गया था. इसमें यह कहा गया था कि जो दलित हैं उनको भी कम्युनल इलेक्टोरेट दिया जाएगा. ठीक है, गांधी जो थे वो इसके खिलाफ थे, तो वो इस अवार्ड के खिलाफ उन्होंने वो एक जेल में उन्होंने वो फास्ट रखा था. आपको बताना है कि जो जेल था जहाँ पर उन्होंने फास्ट रखा था उस जेल का नाम क्या है. ठीक है, मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है सी, रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड. अच्छा दोस्तों, ये जेल है उसका नाम है यरवदा जेल. ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने पहले बता दिया. ठीक है, जो बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से सर्च कीजिए, उसका आंसर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में. तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किए आर्ट एंड कल्चर एंड इंडस्ट्री के वो क्वेश्चन जो कि 2011 और 2012 प्रीलिम्स में आए थे. अब डिस्कस करना है हमें 13 का, 14 का और 15 का और 16 का. तो हमारे पास अभी 2 वीडियो और आएंगे इस आर्ट एंड कल्चर सेक्शन पे. तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर.